हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8 विज्ञान का आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए जो पाठ 10 है जिसका नाम ध्वनि है। कौन सा पाठ है बच्चों? अब ये आपका ध्वनि पाठ, ठीक है। ध्वनि पाठ के अब हम लोग प्रश्न उत्तर आज करेंगे, वो प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेंगे, आपके लिए उपयोगी होंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुने और इन्हें याद करें। तो देखें, पहला प्रश्न है बच्चों की कंपन किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि जो है वह कंपन के कारण ही उत्पन्न होती है। तो ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए क्या जिम्मेदार है बच्चों? कंपन। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कंपन होता क्या है। तो कंपन क्या है बच्चों की कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए हमने ये सरल लोलक का एक चित्र बना दिया है, ठीक है। तो सरल लोलक जो है वो गति कैसे करता है कि जैसे वो अपनी मध्य स्थिति यहाँ से जिस जगह पे ये अभी है, यहाँ से ये इस तरफ जाएगा। मान लीजिए किसी भी तरफ जा सकता है, आप जिस तरफ हिलाएंगे उधर चला जाएगा। तो ये मान ले इधर गया तो इतने दूरी पे ये गया यहाँ से, फिर ये वापस यहाँ से अपनी ही मध्य स्थिति पे आएगा और दूसरी तरफ भी जाएगा उतनी ही दूरी पे, ठीक है। तो ये इधर वापस अपनी दूसरी स्थिति पे गया, फिर वापस इसने फिर से यहाँ अपनी मध्य स्थिति पे आना है। तो ये इधर उधर की ये जो गति होती है, आगे पीछे की या ऊपर नीचे की जो गति होती है बच्चों, यही कंपन होती है, ठीक है। तो आंसर देखें आप, इसमें यही लिखा हुआ है, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से के बार बार इधर उधर या आगे पीछे या ऊपर नीचे होने वाली गति को कंपन कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर समझ गए होंगे कि जो गति है वो कहाँ से होनी चाहिए? माध्य स्थिति से इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे, उस गति को कंपन कहा जाता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये देख रहे हैं आप, ये मनुष्य का वाक् यंत्र है, ठीक है। ये वाक् यंत्र जिससे आपकी आवाज़ जो है वो उत्पन्न होती है। तो मनुष्य की आवाज़ किससे उत्पन्न होती है बच्चों? वाक् यंत्र, या इसे कंठ भी कहा जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन यही है, मानव में ध्वनि किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है? वाक् यंत्र या फिर कंठ, ठीक। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है, ठोस, द्रव और गैस में से ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ठीक है। तो सबसे अधिक जो गति होती है बच्चों ठोस में होती है, ठीक है। ठोस वस्तुएं जो हैं, जैसे आपके फ़ोन वगैरह आप सुनते होंगे, है ना, तो वो ठोस वस्तुएं हैं, तो उनमें सबसे अधिक ध्वनि होती है, ठीक है। उसकी ध्वनि की गति होती है, मतलब वो आसानी से उस ठोस में से इधर से उधर चले जाएगी ध्वनि। इसके बाद होते हैं बच्चों द्रव। कौन से पदार्थ? द्रव जैसे जल, ठीक है, या फिर और कोई भी द्रव, जो भी मतलब कि पदार्थ होते हैं, जल, जूस, कोई फ्लूइड, कोई भी, उन सभी को हम जिन्हें द्रव कहते हैं, उनमें उस ठोस से थोड़ा धीमी गति से ध्वनि आगे संचरित होएगी, ठीक है। इसके बाद होते हैं बच्चों गैस, यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सबसे अधिक किस में है तो वह ठोस, और सबसे कम किस में है बच्चों? तो गैस में। तो सबसे अधिक गति किस में होगी बच्चों? ठोस में होगी, और सबसे कम गति होगी किसमें? गैस में होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप याद करें कि सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ध्वनि जो है वह कहाँ संचरित नहीं हो सकती। तो अभी हमने ऊपर देखा कि ध्वनि जो है वह ठोस और द्रव और गैस में तीनों में संचरित हो रही है ना, गैस या द्रव तीनों पदार्थों में संचरित हो रही है। तो वो संचरित कहाँ नहीं हो रही? जहाँ ये तीनों ना होंगे, गैस मतलब ना ठोस वस्तु, ना द्रव, ना गैस। तो गैस का जो रूप होता है जैसे वायु, है ना, तो वायु भी जहाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए उसको कहा जाता है बच्चों निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। तो ध्वनि जो है निर्वात में बिल्कुल भी संचरित नहीं होती है, ठीक है। तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा बच्चों? निर्वात आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आवृत्ति का मात्रक जो है बच्चों वो पता है आपको कि हर्ट्ज होता है, तो आंसर आपका हर्ट्ज में जरूर निकलना चाहिए, 10 हर्ट्ज, ठीक है। इसके बाद आप इसका आवर्तकाल भी देख सकते हैं। आवर्तकाल निकालने के लिए हमें उसका समय निकालना है। समय जो है वह कितना लग रहा है यहाँ पर? तो देखें कि जो 40 दोलन है वो कितने सेकंड में हुए? 4 सेकंड में। तो एक दोलन कितने में हो जाएगा बच्चों? 4/40, 4/40 सेकेंड, ठीक है। सेकंड के लिए आप स्मॉल s भी लिख सकते हैं।
तो इसको काटेंगे, 1/10 आ गया, और 1/10 को जब आप चेंज करेंगे डेसिमल में, यानी कि आप दशमलव में से चेंज कर सकते हैं, तो 0.1 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आवृतकाल हो गया, और आवृत्ति सीधा आप निकाल लें 40/4 से। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपका एक और इसके साथ ही क्वेश्चन है अभ्यास में, जो लिखा है कि एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवृतकाल कितना है? यहाँ भी आपने आवृतकाल यानी समय ही निकालना है। तो जैसे बिल्कुल पीछे वाले में करा था वैसे ही यहाँ करेंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों, 500 कंपन प्रति सेकंड है। तो पहले हम यही लिखेंगे कि 500 कंपन कितने समय में हुए, 1 सेकंड में। तो एक कंपन के लिए कितना समय लगेगा बच्चों, 1/500। ठीक, इसको फिर आप काट लेंगे। काटने के बाद मतलब कि काटने के लिए आप इसे 1 से 500 भाग करेंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 0.002 सेकेंड आएगा। तो ये आपका सीधा आंसर निकल गया। आवृतकाल क्योंकि सिर्फ पूछा है, आवृत्ति नहीं पूछी है। आवृत्ति पूछी होती तो आप इसको 500 से भाग दे लेते। ठीक है, प्रति सेकंड है तो 500 को नीचे 1 ही लिखेंगे, 1 सेकंड, तो सीधा आंसर आपका 500 ही आ जाएगा। हर्ट्ज में आएगा, पर याद रखिएगा हर्ट्ज जरूर साथ में लगाना है। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन जो हैं अगले पे पहुंचते हैं। अभी अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, निम्न वाद्य यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने जो विभिन्न वाद्य यंत्र जो दिए हुए हैं उनका आपको बताना है कि कौन से भाग में कंपन होता है जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ढोलक आपने देखा होगा, ये जो इस तरह की आकृति का होता है, आप सभी परिचित होंगे ढोलक से, है ना। तो इसके ऊपर ये जो भाग होता है बच्चों, ये इसकी क्या होती है, झिल्ली कहलाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल तनी हुई होती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है तानित झिल्ली। तो इस तानित झिल्ली पे ही आपने देखा होगा जो तबला वादक होते हैं या ढोलक बजाने वाले होते हैं वो इसके ऊपर हाथ से मारते हैं, है ना, अपना हाथ जो है वो उस पर चलाते होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, तानित झिल्ली। क्या लिखेंगे आप आंसर इसका, तानित झिल्ली। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है सितार। सितार आप परिचित होंगे, इस तरह से एक वाद्य यंत्र होता है। यहाँ पर इस तरह से उसमें तार होते हैं। ठीक है, और ये तार जो होते हैं आपको याद आ रहा होगा, इनको बजाया जाता है, हाथ से इनको हिलाया जाता है, और इन्हीं तारों के कारण उत्पन्न होती है आवाज़। तो यहाँ आंसर हो गया आपका तार। ठीक है, इसके बाद जो अगला है आपका, अगला है बांसुरी। बांसुरी जो है बच्चों, बिल्कुल आपको पता है, खोखली होती है, अंदर से उसमें ऊपर छिद्र बने हुए होते हैं इस तरह से। तो जो बांसुरी वादक होते हैं वो क्या करते हैं, हवा इसमें ऊपर से हवा को मतलब कि फूंक मारते हैं अपने मुंह से, है ना। हवा जो अंदर जाती है उसी के कारण यहाँ पे आवाज़ उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, वायु स्तंभ। स्तंभ जो है वो ये बांसुरी का, और वायु जो इसमें फूकी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से बांसुरी की आवाज़ किससे उत्पन्न होती है बच्चों, वायु स्तंभ से। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। ढोलक के ऊपर तानित झिल्ली होती है जिसके कारण आवाज़ उत्पन्न होती है। सितार तार के कारण आवाज़ उत्पन्न करते हैं। बांसुरी वायु स्तंभ से उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। और बच्चों ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आप अच्छे से याद कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा हो। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप अपने वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करें, और बाकी के जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।